हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री ऑफ वे ऑफ सक्सेस। और ये क्लास 11 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के पर कांटेक्ट कीजिए या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट yaskemstudy.com, जी हाँ www.yaskemstudy.com पे जाइए। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएंगी। वहाँ पे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो बोर का परमाणु मॉडल। हम लोग ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ चुके थे और आज हम जानेंगे बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, तो बोर ने जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और ये सब नोट्स आपको IIT JEE नोट्स लेवल है। और ये जो नोट्स है मैंने सब कोटा की तैयार की हुई नोट्स हैं और ऐसी नोट्स आपको कहीं मिलने वाली नहीं पूरी यूट्यूब पे, ठीक है ना। आप अच्छी तरीके से इसको नोट कीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो अगर बोर का परमाणु मॉडल तो आ जाए तो सीधा बताना है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा ही लेकर बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। जब बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए तो कुछ अपना नियम भी दिए। तो कौन कौन से नियम दिए, परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यहाँ पे ये है कि परमाणु जो नाभिक होता है उसके चारों ओर, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई भी परमाणु का नाभिक हो गया, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। कोई भी परमाणु नाभिक में चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्ताकार कक्षाएं संभव होती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करते हैं। नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्ताकार कक्षाएं संभव होती हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कभी वृत्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करती। वो सिर्फ क्या करती हैं, अपने एक स्थिर कक्षा में गति करती रही। ये नहीं कि अब यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे तो यहाँ छोड़ के यहाँ पे गति करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा अपने ही कक्षा में गति करती हैं और अपने कक्षा से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती। इलेक्ट्रॉन अस्थायी कोशिकाओं में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अस्थायी कोशिकाओं में गति करते हैं। ऐसी कक्षाओं को स्थायी या फिर स्थिर या फिर अनुमेय कक्षाएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्थायी कक्षाओं में गति करते रहते हैं और ऐसी कक्षाओं को क्या कहते हैं हम, अस्थायी, स्थिर या फिर अनुमेय कक्षाएं कहा जाता है। स्थिर कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π का पूर्ण गुणित होता है। तो स्थिर कक्षा में गति कर रहे जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, तो NH/2π का पूर्ण गुणित होता है। पहली कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, 1h/2π। पहली कक्षा में जो गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है पूछ लिया जाए तो सीधा बताना है 1h/2π हमारा पहली कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। दूसरी कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यहाँ पे हो जाएगा h/2π। क्योंकि यहाँ पे 2h होगा और यहाँ पे 2π है, 2 से 2 कैंसिल, तो h/π। तो दूसरी कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग h/π हमारा होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं तीसरी कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 3h/2π और इसी प्रकार चौथी कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, 4h/2π यानी 2h/π हमारा होता है। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी r, रेखीय वेग v तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, तब बोर के नियम के अनुसार क्या होता है, तो होता है हमारा mvr बराबर NH/2π होता है। जहाँ अगर देखा जाए, जहाँ m द्रव्यमान है, v रेखीय संवेग है, r दूरी है, n क्या है, कोशों की संख्या है, h क्या है, प्लांक नियतांक है, ठीक है ना। और प्लांक नियतांक h का मान कितना हो, 6.626 इंटू 10⁻³ अर्ग इंटू सेकेंड हमारा होता है, या फिर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड हमारा होता है, इसका मान होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जो परमाणु की कक्षाएं होती है उसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहते हैं।
पहली कक्षा को प्रथम ऊर्जा स्तर तो दूसरी कक्षा को द्वितीय ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो इसी प्रकार चौथी अगर कक्षा जाए तो उसे चतुर्थ ऊर्जा स्तर और पांचवी कक्षा को पंचम ऊर्जा स्तर हम लोग कहते हैं। तो परमाणु कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे पहली कोई कक्षा है तो उसे प्रथम ऊर्जा स्तर, दूसरी कक्षा है तो द्वितीय ऊर्जा स्तर, चौथी कक्षा है तो चतुर्थ ऊर्जा स्तर और पांचवी कक्षा है तो पंचम ऊर्जा स्तर का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है ना। सामान्यतः परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। अगर सामान्यतः जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन देखें तो निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। परमाणु की इस अवस्था को उसकी मूल अवस्था कहा जाता है। जब परमाणु बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। परमाणु की इस अवस्था को उसको उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तो जो सामान्यतः परमाणु के इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, परमाणु की इस अवस्था को उसकी मूल अवस्था कहा जाता है। जब परमाणु नाभिक से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। परमाणु की इस अवस्था को उसकी उत्तेजित अवस्था हम लोग कहते हैं। जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो परमाणु जो होते हैं ऊर्जा का क्या करता रहता है, वो उत्सर्जन करता रहता है। जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो क्या होते रहते हैं, उनका जो ऊर्जाओं का उत्सर्जन होता रहता है, यानी कि अर्थात कर सकते हैं E2 - E1 से होता है। याद रखिएगा इतना। अब यहाँ पे है हमारा डेल्टा ई बराबर E2 - E1। प्लांक के क्वांटा सिद्धांत के अनुसार डेल्टा ई बराबर h/ν होता है। इतना हम लोग को पता है। ये हम कितना बना लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 ले लें, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अगर डेल्टा ई बराबर E2 - E1 है तो क्या हम इस डेल्टा ई के स्थान पे हम h/ν नहीं लिख सकते क्या? यहाँ पे लिख ले, कोई दिक्कत, क्योंकि डेल्टा ई बराबर E2 - E1, डेल्टा ई बराबर h/ν। तो डेल्टा ई बराबर इतना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड के बराबर। यहाँ पे समीकरण में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू, तो हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे म्यू बराबर का मान निकालें तो म्यू बराबर क्या मिलेगा, E2 - E1 अपान यहाँ पे h हमारा मिल जाएगा। ठीक है ना। समीकरण 2 से देखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या रहा है, तो ये हमारा हो रहे ऊर्जा का उत्सर्जन आवृत्ति ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। अब हमारा आता है बोर के परमाणु मॉडल के दोष। आखिरकार बोर ने अपना परमाणु मॉडल तो प्रस्तुत किया था, तो उसमें क्या क्या दोष थे, ऐसे क्या क्या उसमें हमारे डिसएडवांटेज थे, दोष पाए गए, जिसके कारण उनके इस मॉडल को हमारा दोषपूर्ण ठहरा दिया गया या फिर अमान्य ठहरा दिया गया। तो ये हमारे निम्नलिखित इसमें थे। पहला तो यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता। जो बोर का परमाणु मॉडल था यह परमाणु अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। दूसरा, यह मॉडल जीवाणु प्रभाव की व्याख्या बिल्कुल नहीं करता। तीसरा, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है। तो जो परमाणु मॉडल के दोष निम्नलिखित थे, तो पहली तो यह मॉडल हमारा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं किया। दूसरा, यह जीवाणु प्रभाव की व्याख्या नहीं किया। तीसरा, हमारा यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए इस मॉडल को दोषपूर्ण ठहरा दिया गया था। इसके बाद आया हमारा सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। अब ये सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, तो सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इस मॉडल में के इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार एवं दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। चलिए भैया, सोमरफील्ड तो आ गए, लेकिन इनके अनुसार ये थोड़ा अलग ही दे डाले। इनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार, साथ ही साथ दीर्घवृत्ताकार कैसे, ऐसे और वृत्ताकार कक्षा में गति करे इलेक्ट्रॉन का कोण इस समय n/2π वही रखा, जहाँ n का मान 1 2 3 4 5 से कहाँ तक, अनंत तक, कुल मिला के वही दिए, लेकिन इन्होंने वृत्ताकार के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार जोड़ दिया बस। चलिए आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया। तो आगे इन्होंने कुछ पुट किया था, जब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है तो उसका कोण इस समय kh/2π। अभी तक तो हम लोग इन्हें nh/2π दिया था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि जब कोई दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करे तो उसका जो कोणीय समय कितना लिए, kh/2π, जहाँ के क्या लिए, द्विगंशी क्वांटम संख्या। के हमारी क्या है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या, याद रखिएगा। अगर के का मान दिया जाए तो बता दीजिएगा, ये हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या है। के का मान 1 से लेकर m तक होता है। के का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो के का मान जो होता है वो हमारा 1 से लेके n तक होता है। और यदि हम n बराबर 1 ले तब के बराबर कितना होगा, 1 होगा। जब n बराबर 2 ले तब के बराबर 1 और 2 होगा। जब n बराबर 3 ले तब के बराबर 1 2 3 होगा। जब n बराबर 4 ले तब के बराबर 1 2 3 और 4 हमारा हो जाएगा, यानी कितना तक होती है। ठीक है ना।
यन एवं के का अनुपात दीर्घ कक्षा की लंबाई एवं लघु कक्ष की लंबाई के अनुपात के बराबर होती है। जो यन और के का अनुपात होता है, यह दीर्घ कक्ष जो दीर्घ कक्ष होती है उसकी लंबाई एवं लघु कक्ष की लंबाई योग के अनुपात की हमेशा और हमेशा क्या रहती है, यह इसी के मान के बराबर होती है। यन अपान के दीर्घ अक्ष की लंबाई, जो यन है वो हमारी क्या है, दीर्घ अक्ष की लंबाई, और के क्या हमारी लघु अक्ष की लंबाई, यानी कि यन अपान के यन हमारा क्या है दीर्घ अक्ष की लंबाई और के हमारा क्या है लघु अक्ष की लंबाई। अर्थात तब हमारा जब यन बराबर के हो जाएगा, इसको यहाँ पे ये गुणा में है, यहाँ पे जाएगा भाग में 1 ले तो यन बराबर के। ऐसी स्थिति में जब यन बराबर के रहे तो ऐसी स्थिति में जो कक्षा रहेगी वो वृत्ताकार रहेगी। क्या रहेगी, वृत्ताकार। अगर यन बराबर के आपको कहीं पे दिखाई दे तो इस स्थिति में जो आपकी मान रखेंगे वो हमारी वृत्ताकार ही होगी। जब यन बराबर 4 और के बराबर 4 तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करती रहती है। जब यन बराबर 4 और के बराबर 3 तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। जब यन बराबर 4 के बराबर 4 तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करेंगे, वृत्ताकार कक्षाओं में। और जब यन बराबर 4 और के बराबर 3 तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन किस में गति करेंगे, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते फिरेंगे। अब हमारा आया सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल के दोष। चलिए भैया अब इनका भी दोष आ गया। अब इनका दोष क्या है, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है। जो हमारा सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल क्या था कि यह हमारा जो मॉडल है यह हमारा बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति की व्याख्या नहीं करता। और हमारा क्या है, यह जीवान प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। जो हमारा सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल था जीवान प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। और यह मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता। इसलिए सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल मेरे प्यारे बच्चों अमान्य ठहरा दिया गया।